स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइब्रेरी ऑफ ऑडियो स्टोरीज में। चलिए शुरू करते हैं शापित कुआं कहानी का दूसरा अध्याय। राजकुमारी की कहानी जानने के बाद गांव में शांति तो आई, लेकिन मीरा के मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था, सोने के हार का रहस्य क्या था। चिट्ठी में उसका जिक्र सिर्फ पहचान और याद के प्रतीक के तौर पर किया गया था, लेकिन मीरा को लग रहा था कि उस हार में कुछ और भी छिपा है। एक दोपहर जब मीरा गुप्त कक्ष में बैठी राजकुमारी की मूर्ति को निहार रही थी, उसकी नज़र हार पर पड़ी। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और वह चमक रहा था। मीरा ने ध्यान से देखा, हार में छोटे छोटे नक्काशीदार पत्थर जड़े हुए थे। उनमें से एक पत्थर बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग दिख रहा था। वह हल्का नीला था और उसमें एक अजीब सी चमक थी। मीरा ने हार को छूने की हिम्मत की। जैसे ही उसकी उंगलियां उस नीले पत्थर पर पड़ीं, उसे एक ठंडी सी लहर महसूस हुई। अचानक उसके मन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभरने लगी, एक भव्य महल, एक राजकुमार और फिर उदासी और निराशा के बादल। तस्वीरें इतनी जीवंत थीं कि मीरा को लगा जैसे वह खुद उस राजकुमारी के जीवन को जी रही हो। वह झटके से पीछे हट गई। क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी, या उस हार में सच में कुछ जादुई शक्ति थी? उसने रमेश को ये बात बताई। रमेश पहले तो हंसा, लेकिन जब मीरा ने उसे अपनी आंखों से हार छूकर देखने के लिए कहा तो वह थोड़ा हिचकिचाया। आखिरकार उसने हिम्मत करके नीले पत्थर को छुआ। उसकी आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। मुझे एक लड़ाई दिखाई दी, उसने हकलाते हुए कहा। तलवारें चमक रही थी और लोग चिल्ला रहे थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि हार सिर्फ एक आभूषण नहीं था, उसमें राजकुमारी के जीवन की कुछ यादें या भावनाएं कैद थीं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इसका असली रहस्य क्या है। मीरा को याद आया कि उसकी दादी के पास गांव के इतिहास से जुड़ी कुछ पुरानी पांडुलिपियां हैं। शायद उनमें इस हार या राजकुमारी के बारे में कुछ और जानकारी मिल जाए। वह तुरंत अपनी दादी के पास गई और उन्हें हार के बारे में और उन तस्वीरों के बारे में बताया जो उन्हें दिखाई दी थी। दादी थोड़ा चिंतित हो गईं। यह हार, ये एक नीलमणि स्मृति कहलाता था, दादी ने धीरे से कहा। मैंने अपनी माँ से इसकी कहानियां सुनी हैं। कहा जाता है कि इसमें पहनने वाले के जीवन की महत्वपूर्ण यादें समाहित हो जाती हैं। दादी ने बताया कि पांडुलिपियों में इस हार का उल्लेख एक शापित रत्न के तौर पर भी किया गया है। कहा जाता था कि जिसने भी इसे गलत इरादे से इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़े। मीरा और रमेश ये सुनकर और भी सतर्क हो गए। अब उन्हें सिर्फ राजकुमारी की कहानी ही नहीं, बल्कि इस रहस्यमय हार के बारे में भी जानना था। दादी ने उन्हें एक पुरानी, धूल भरी पांडुलिपि दिखाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट मुश्किल से पढ़ी जा रही थी, लेकिन मीरा और रमेश ने मिलकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पांडुलिपि में राजकुमारी और उसके राजकुमार के प्रेम का विस्तार से वर्णन था। ये भी लिखा था कि राजकुमार एक युद्ध में मारा गया था, जिससे राजकुमारी टूट गई थी। पांडुलिपि में हार का भी जिक्र था। राजकुमार ने राजकुमारी को यह हार दिया था और कहा था कि जब भी वह इसे पहनेगी, उसे उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। लेकिन पांडुलिपि में एक चेतावनी भी लिखी थी, यह हार प्रेम और स्मृति का बंधन है। यदि इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह अभिशाप बन जाएगा। गांव में राजकुमारी और हार की कहानी तेजी से फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, जबकि कुछ डर रहे थे। तभी गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया, एक धनी व्यापारी जिसका नाम ठाकुर सूरज सिंह था। सूरज सिंह पुरानी कलाकृतियों और रत्नों का शौकीन था। जब उसने राजकुमारी के हार के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने हार को पाने की ठान ली। वह गांव के लोगों से मिला और हार के बारे में पूछताछ करने लगा। उसने मीरा और रमेश के बारे में भी सुना, जिन्होंने रहस्य को उजागर किया था। सूरज सिंह ने उनसे मिलकर हार दिखाने की विनती की, लेकिन मीरा और रमेश ने मना कर दिया। उन्हें उस व्यापारी की आंखों में लालच दिखाई दे रहा था। सूरज सिंह गुस्से से भर गया। उसने हार को किसी भी कीमत पर हासिल करने का फैसला कर लिया। उसने अपने आदमियों को गांव में फैला दिया और हार को चुराने की योजना बनाने लगा। मीरा और रमेश को खतरे का आभास हो गया था। उन्हें राजकुमारी के हार को उस लालची व्यापारी से बचाना था, लेकिन वे कैसे एक शक्तिशाली और धूर्त आदमी का मुकाबला करेंगे? मीरा और रमेश जानते थे कि ठाकुर सूरज सिंह आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उन्हें राजकुमारी के हार की रक्षा के लिए एक योजना बनानी होगी। उन्होंने अपनी दादी से सलाह ली। दादी ने उन्हें गांव के इतिहास और बावली के पुराने रास्तों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। बावली के नीचे कुछ गुप्त सुरंगें हैं, दादी ने कहा, जो कभी गांव के लोगों द्वारा मुश्किल समय में छिपने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। शायद उनमें से कुछ गुप्त कक्ष तक भी जाती हों।
मीरा और रमेश को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगर वे हार को कहीं सुरक्षित छिपा सके तो सूरज सिंह उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उन्होंने गुप्त सुरंगों को खोजने का फैसला किया। अगले दिन वे फिर से बावड़ी में उतरे। उन्होंने दीवारों को ध्यान से देखा और हर छोटे से छेद और दरार को टटोला। काफी देर की खोज के बाद रमेश को एक ऐसा पत्थर मिला जो हिलाने पर अंदर की ओर धंस रहा था। उन्होंने मिलकर उसे हटाया और उसके पीछे एक संकरी सुरंग का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। सुरंग अंधेरी और घुमावदार थी। वे अपनी टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़े। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। कुछ जगहों पर सुरंग इतनी नीची थी कि उन्हें रेंगकर जाना पड़ा। काफी देर चलने के बाद सुरंग एक बड़े से कक्ष में खुली। ये कक्ष सूखा और हवादार था। इसकी दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी हुई थी जो गांव के इतिहास और लोककथाओं को दर्शाती थी। यह एक सुरक्षित जगह हो सकती है, मीरा ने चारों ओर देखते हुए कहा। उन्होंने फैसला किया कि वे राजकुमारी की मूर्ति और हार को इसी गुप्त कक्ष में छिपा देंगे। ये जगह बावड़ी से दूर थी और आसानी से नहीं मिल सकती थी। उसी रात सूरज सिंह ने अपने आदमियों को गांव में भेजा। उन्होंने मीरा और रमेश के घर की घेराबंदी कर ली और उनसे हार सौंपने की मांग की। मीरा और रमेश पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने हार को राजकुमारी की मूर्ति से निकालकर एक सुरक्षित थैले में रख लिया था। जब सूरज सिंह के आदमी उनके घर में घुसे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। गुस्से में सूरज सिंह ने पूरे गांव में तलाशी शुरू करवा दी। हर घर और हर कोने को छान मारा गया, लेकिन मीरा और रमेश का कोई पता नहीं चला। इस बीच मीरा और रमेश गुप्त सुरंगों के रास्ते बावड़ी से निकलकर गांव के पीछे के जंगल में छिप गए थे। उन्होंने हार को सुरक्षित रखने के लिए एक और योजना बनाई थी। रमेश को गांव के पुराने मंदिरों के बारे में पता था जो जंगल के किनारे बने हुए थे। उनमें से एक मंदिर खंडहर हो चुका था और बहुत कम लोग ही उसके बारे में जानते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे हार को उस खंडहर मंदिर में छिपा देंगे। रात के अंधेरे में वे सावधानी से जंगल के रास्ते उस खंडहर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता पथरीला और मुश्किल था, लेकिन उन्हें हार को सूरज सिंह से बचाना ही था। खंडहर मंदिर सुनसान और डरावना लग रहा था। टूटी हुई दीवारें और गिरे हुए खंभे सदियों पुरानी कहानी बयां कर रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी शिवलिंग की मूर्ति थी जो आधी टूटी हुई थी। मीरा और रमेश ने हार को शिवलिंग के पीछे एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ वह सूरज सिंह की नजरों से बचा रहेगा। जब वे मंदिर से वापस लौट रहे थे तो उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने छिपकर देखा, सूरज सिंह और उसके आदमी टॉर्च की रोशनी में जंगल को छान रहे थे। वे उनके करीब ही थे। मीरा और रमेश डर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सूरज सिंह को उनके ठिकाने का कैसे पता चला। क्या गांव में कोई उनका भेदिया था? उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ा। वे जंगल के घने पेड़ों के बीच भागते रहे। सूरज सिंह के आदमियों की आवाजें उनके पीछे आ रही थीं। तभी रमेश का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके पैर में मोच आ गई थी और वह चल नहीं पा रहा था। मीरा अकेली पड़ गई थी। उसे रमेश और हार दोनों को बचाना था। उसने एक पल सोचा और फिर एक साहसिक फैसला लिया। मीरा ने रमेश को एक घने पेड़ के पीछे छिपाया और उसे वहीं रुकने के लिए कहा। फिर वो जानबूझकर दूसरी दिशा में भागने लगी ताकि सूरज सिंह के आदमियों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। सूरज सिंह के आदमी उसे भागते हुए देखकर उसके पीछे दौड़े। मीरा तेज दौड़ रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह ज्यादा देर तक उनसे बच नहीं पाएगी। वह भागते भागते गांव की ओर आई। सूरज सिंह और उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे। मीरा सीधे बावड़ी की ओर दौड़ी। सूरज सिंह और उसके आदमी भी उसके पीछे बावड़ी तक पहुंच गए। हार कहाँ है? सूरज सिंह ने गुस्से से चिल्लाया। मीरा बावड़ी के किनारे खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यह हार सिर्फ एक पत्थर नहीं है ठाकुर। इसमें एक राजकुमारी की यादें और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे। इससे पहले कि सूरज सिंह कुछ कह पाता, मीरा ने अचानक बावड़ी में छलांग लगा दी। सूरज सिंह और उसके आदमी भौंचक के रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि मीरा ने ऐसा क्यों किया। क्या वह हार को अपने साथ ले गई थी? सूरज सिंह ने अपने आदमियों को बावड़ी में उतरकर मीरा और हार को ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन बावड़ी बहुत गहरी थी और अंधेरा भी बहुत था। उधर मीरा बावड़ी के पानी में तैरती हुई उस गुप्त सुरंग के मुहाने तक पहुंच गई जिसे उन्होंने पहले खोजा था। वह उस सुरंग में घुस गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। सूरज सिंह के आदमी बावड़ी में उसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली। जब उन्हें गुप्त सुरंग के बारे में पता चला तो वे समझ गए कि मीरा कहाँ गई होगी।
सूरज सिंह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने आदमियों को सुरंग में घुसकर मीरा और हार को पकड़ने का आदेश दिया। अब मीरा और सूरज सिंह के बीच एक अंतिम मुकाबला होने वाला था। मीरा अंधेरी सुरंग में तेजी से भाग रही थी। पीछे सूरज सिंह के आदमियों की भारी आवाजें और उनकी टॉर्च की रोशनी उसे डरा रही थी। सुरंग घुमावदार और संकरी थी, कई जगह तो उसे रेंगकर भी जाना पड़ रहा था। उसके कपड़े मिट्टी और नमी से सन गए थे, लेकिन उसे रुकना नहीं था। उसे हार को बचाना था और खुद को भी। उधर रमेश पेड़ के पीछे दर्द से कराह रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि मीरा अकेली क्या कर रही होगी। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मीरा की तलाश में निकल पड़ा। सुरंग में मीरा को एक और गुप्त कक्ष मिला। ये कक्ष पहले वाले से भी बड़ा था और इसमें कई पुराने हथियार और कवच रखे हुए थे। शायद ये कभी गांव के योद्धाओं का ठिकाना रहा होगा। मीरा ने एक मजबूत दिखने वाली लाठी उठाई। उसे लगा कि अब उसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। तभी उसे पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। सूरज सिंह के आदमी नजदीक आ रहे थे। मीरा ने तेजी से एक टूटे हुए बड़े घड़े के पीछे छिप गई। आदमियों की टॉर्च की रोशनी कक्ष में घूम रही थी। वे मीरा को ढूंढ रहे थे। मीरा ने अपनी सांस रोके रखी। जब आदमी उसके पास से गुजरे तो उसने अचानक घड़े के पीछे से निकलकर अपनी लाठी से एक आदमी के पैर पर जोर से वार किया। वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा और गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने मीरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मीरा फुर्ती से पीछे हट गई और लाठी से उसका मुकाबला करने लगी। वह जानती थी कि वह ज्यादा देर तक दो आदमियों से लड़ नहीं सकती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लड़ाई के दौरान एक आदमी की टॉर्च नीचे गिरकर टूट गई, जिससे कक्ष में और भी अंधेरा हो गया। मीरा ने इसका फायदा उठाया और अंधेरे में भागने लगी। मीरा भागते हुए वापस बावली की ओर आई। उसे पता था कि सूरज सिंह और उसके बाकी आदमी भी वहीं होंगे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब वह बावली के पास पहुंची तो उसने देखा कि सूरज सिंह गुस्से से बावली के किनारे खड़ा अपने आदमियों को डांट रहा था। उसे पकड़ो, वह हार लेकर कहीं दूर नहीं जा सकती, सूरज सिंह चिल्लाया। मीरा ने एक पल सोचा और फिर एक और साहसिक चाल चली। वह तेजी से बावली के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, जिससे सूरज सिंह के आदमी भ्रमित हो गए। फिर अचानक वह एक पुरानी रस्सी के सहारे बावली की दीवार पर चढ़ने लगी। सूरज सिंह और उसके आदमी हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मीरा इतनी दिलेर होगी। जब मीरा आधी दीवार तक चढ़ गई तो उसने रस्सी को तेजी से काटा दिया। नीचे खड़े आदमी संभल नहीं पाए और आपस में टकरा गए। मीरा तेजी से ऊपर चढ़ती रही। जब वह बावली के ऊपरी किनारे पर पहुंची तो उसने देखा कि रमेश लंगड़ाते हुए उसकी ओर आ रहा है। मीरा, तुम ठीक हो? रमेश ने चिंता से पूछा। हाँ, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मीरा ने कहा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि सूरज सिंह हार को आसानी से नहीं छोड़ेगा। उन्होंने बावली को एक जाल की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। मीरा और रमेश बावली के आसपास छिप गए और सूरज सिंह और उसके आदमियों का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सूरज सिंह गुस्से से बावली के पास आया। मीरा, कहाँ हो तुम? हार लौटा दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा, वह चिल्लाया। मीरा और रमेश चुप रहे। जब सूरज सिंह और उसके आदमी बावली के किनारे झांकने लगे तो मीरा और रमेश ने मिलकर उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हमले से सूरज सिंह और उसके आदमी घबरा गए। कुछ लोग फिसलकर बावली में गिरने लगे। इसी बीच मीरा और रमेश ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। जब लोगों ने देखा कि सूरज सिंह और उसके आदमी बावली को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वे भी गुस्से में आ गए और पत्थरों और लाठियों से उनका मुकाबला करने लगे। सूरज सिंह और उसके आदमी गांव वालों के गुस्से के आगे टिक नहीं पाए। उन्हें हार माननी पड़ी और वे गांव छोड़कर भाग गए। मीरा और रमेश ने मिलकर राजकुमारी के हार को वापस गुप्त कक्ष में सुरक्षित रख दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने मीरा और रमेश की बहादुरी की प्रशंसा की। उस रात मीरा फिर से गुप्त कक्ष में गई। उसने राजकुमारी की मूर्ति के सामने हार रखा और उसे धन्यवाद दिया। उसे महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया है, बल्कि एक अनमोल विरासत को भी बचाया है। बावली अब फिर से गांव के लोगों के लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रही, बल्कि साहस और एकता का प्रतीक बन गई थी। और मीरा, वह हमेशा उस लड़की के रूप में याद की जाएगी जिसने अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने गांव को एक बुरे आदमी से बचाया था। सूरज सिंह के जाने के बाद गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन मीरा और रमेश जानते थे कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं था।
सूरज सिंह एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था और वह अपनी हार को आसानी से नहीं भूलेगा। उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार रहना होगा। मीरा और रमेश ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत के सदस्यों से बात की। उन्होंने राजकुमारी के हार और गुप्त कक्ष के महत्व के बारे में बताया। गांव के लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचायत ने फैसला किया कि वे गुप्त कक्ष और राजकुमारी की मूर्ति की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएंगे। कक्ष के प्रवेश द्वार को और मजबूत किया गया और कुछ भरोसेमंद लोगों को उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मीरा और रमेश ने भी राजकुमारी और उनके प्रेम की कहानी को गांव के बच्चों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। वे हर शाम बच्चों को बावली के पास इकट्ठा करते और उन्हें राजकुमारी की वीरता और बलिदान की कहानियां सुनाते। धीरे धीरे राजकुमारी गांव के लोकगीतों और कहानियों का हिस्सा बन गईं। एक दिन कुछ पुरातत्वविदों का एक दल गांव में आया। उन्होंने बावड़ी और आसपास के पुराने अवशेषों के बारे में सुना था और उनका अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें राजकुमारी की कहानी और गुप्त कक्ष के बारे में बताया। पुरातत्वविदों ने गुप्त कक्ष का निरीक्षण किया और राजकुमारी की मूर्ति और हार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि यह हार एक दुर्लभ कलाकृति है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। उन्होंने गांव के लोगों को इसकी देखभाल करने और इसे सुरक्षित रखने की सलाह दी। पुरातत्वविदों ने राजकुमारी के जीवन और उस समय के इतिहास के बारे में कुछ नई जानकारियां भी दी, जिससे गांव के लोगों को अपनी विरासत को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। अध्याय 2 समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल नए अध्याय के साथ, तब तक कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।